आज मैं पुरानी दिल्ली शहर के अंदर फसीलबंद शहर के अंदर उस मोअज़्ज़िज़ हस्ती के साथ मौजूद हूँ जिनको लोग हरीचंद वर्मा के नाम से जानते हैं। और हरीचंद वर्मा वो मायानात शख्सियत हैं कि जिन्होंने कांग्रेस की 15 साल इक़्तिदार की सरकार के अंदर भरपूर तरीके से कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। वो चेयरमैन रहे वहाँ पर, और शीला दीक्षित के खुसूसी हमनवा साथी पुकारे जाने लगे। आज मैं उनके साथ में हूँ, और वर्मा जी से के बीच में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कि 15 साल के बिल्कुल आखिर में कांग्रेस ने एक नारा दिया। वो नारा था कि दिल्ली के अंदर खुशहाली किस तरीके से लाई जाए। इसके लिए साबिक़ शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के अंदर 110 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ला कर के दिल्ली को संभालने की भरपूर कोशिश भी की। और एक होर्डिंग पर था कि दिल्ली मुँह से बोल रही है, दिल्ली मुँह से बोल रही है। लेकिन दिल्ली मुँह से बोलने के साथ साथ हमने देखा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस को अपना इक़्तिदार खोना पड़ा। वो इक़्तिदार क्यों खोना पड़ा, क्या सबब रहा कांग्रेस की तरफ से। और दूसरी सरकार आप पार्टी की तश्कील के बाद में यहाँ पर जहाँ उम्मीदें थीं कि यहाँ के पर कारोबार बहुत स्पीड से तेज़ी के साथ आगे जाएगा, फिर आगे जाकर के जीएसटी ने सबकी कमर तोड़ दी। इसका सबब क्या रहा, और हरीचंद वर्मा जी इस सबब के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार की पॉलिसी के अंदर बहुत उनका कुलीदी रूल रहा है। और शीला दीक्षित के ख़ास वो एक तरीके से किसी मुशीर से कम ना थे, इसलिए वो अंदर की बारीकी की बात बताएंगे कि आपकी सरकार ने जिस तरीके से आकर के ये कहा कि ये वज़ीर आला ने भी कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि ये जीत मेरी नहीं, ये जनता की जीत है। जनता की जीत तो थी, लेकिन कारोबार बिखर गए, लोग सड़कों पर आ गए हैं, बेरोज़गारी शदीद तौर पर फैल गई है, आदमी दाने दाने को मोहताज हो रहा है। इन पुरखतर हालात के अंदर जहाँ लोग बड़ी तादाद में कोरोना का सामना कर रहे हैं, तो हम ये एक कद्दावर कांग्रेस के लीडर से, जिनका नाम दिल्ली के अंदर सरे फहरिस्त लिया जाता है, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि उसका सबब क्या रहा, कि और क्या आप पार्टी की नीतियों के अंदर कमी रही, या वो कमेटियां नहीं अपना काम अंजाम दे सकी जितनी स्पीड से अरविंद जी कमेटियां बनाने की बात कर रहे थे, या उसके बाद जो जितनी भी एसोसिएशन हैं वो सब घाटे में जा रही हैं। इधर कोरोना है, एक तरफ जीएसटी है, एक तरफ लोगों का मुस्तकबिल है, और तीसरी जानिब हम देखें तो तालीम का मसला है। तो वर्मा जी बताइए इसका क्या सबब है? नहीं, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो आप पार्टी की सरकार के आने के बाद जो कमेटियाँ दिल्ली में बनाई जाती हैं, जो जो तिजारत के अंदर इजाफा होता है, और वो सब्सिडी मिलती है उनको। तो अभी कोरोना की बात करें तो कोरोना जो है वो 2020 की बात है, लेकिन मैं 2013 और 14 की बात कर रहा हूँ कि हम मुसलसल 5-6 साल से जो तिजारत मिटती जा रही है और ख़त्म होती जा रही है, उसका क्या सबब रहा? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कोरोना तो आया है, ये बात सही है, और सबके व्यापारी लॉकडाउन और दूसरी चीज़ें होने से। दूसरा, ये एक ऐसी डिजीज़ थी जो कभी भी वर्ल्ड में इस टाइप की डिजीज़ कोई एक नहीं आई कि वर्ल्ड में भी हो। सब जगह थी, सब जगह इफेक्ट हुआ इसका, हर एक असर पड़ा, और उसमें व्यापार का, आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना लाजमी बात थी, क्योंकि इसको कैच नहीं कर पा रहे थे लोग बाग, और ये सोच रहे थे कि साल 2 साल 6 महीने में ये चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये कंटिन्यू चली आ रही है, और अभी ये नहीं उम्मीद कि कब तक कंटिन्यू करेगी। इसलिए लोगों ने, कुछ लोग व्यापार में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, दुकानें बंद हो गई, तो आर्थिक स्थिति डाउन आएगी। मगर जो लॉकडाउन खोलने के बाद जो आज स्थिति है, मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जब से ये लॉकडाउन को ख़त्म किया है, थोड़ा कम कर दिया है, और लोग वाग व्यापार में आ रहे हैं, तो इंक्रीज़ तो हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, मगर उस ताकत और शक्ति के साथ नहीं हो रहा जिस तरीके से व्यापारी लोग बैठ गए। वेडिंग कार्ड वाले हैं, उन्होंने कुल 15 दिन पहले चालू करा है, एक दुकान वेडिंग कार्ड की नहीं हुई, सराफा वालों ने एक दुकान नहीं खोली। तो उसका, जब तक ये सब लोग मिलके, व्यापारी लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में, वो लोग स्कूल के बच्चे जा रहे हैं स्कूलों में, या टीचर जा रहे हैं, ये जितने डिपार्टमेंट और हैं, जितने कारखाने हैं, उद्योग हैं, वो जब तक चालू नहीं होंगे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हर आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं आप, और व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उद्योगों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को
फ़ौरन इस समय एक्टिव करना पड़ेगा और उन पे जिस चीज़ की कमी है उसको आपको लाना पड़ेगा। उनको आप हेल्प करिए, लोन देना है तो उनको लोन दीजिए और उनकी साहब इससे एक उन्हीं की नहीं कि आर्थिक स्थिति हो, जो मज़दूर लोग हैं, जो उनके यहाँ काम करते थे लोग, उनको भी घर गृहस्थी चलाने में फ़ायदा होगा। बड़े हज़ारों लाखों आदमी जो है, हमारे में करोड़ों आदमी जो है आज कारखानों में काम करता था, वो सब बेरोज़गार हो गया। चारों तरफ बेरोज़गारी फैल गई। इन चीज़ों को दूर करने के लिए उद्योगों को, किसानों को, दूसरे जितनी भी कंपनियां हैं उनको आप प्रोत्साहित करिए, व्यापारियों को प्रोत्साहित करिए और इनको बुला बुला के इनकी मीटिंग कर कर इनसे पूछिए क्या प्रॉब्लम है आपको, लॉकडाउन से आप किन चीज़ों में इफ़ेक्ट हुए, उनको हमें दूर करना पड़ेगा और हेल्प करनी पड़ेगी, उनके नज़दीक जाना पड़ेगा। ये हमें डोर टू डोर हर आदमी व्यापारी पे जाना पड़ेगा और उनकी एक एक अलग अलग इलाकों में मीटिंग बुलाएं। हिंदुस्तान के कोने कोने में आप बिल्कुल इसको दूर कर सकते हैं। अब एक बात ये सही है कि लॉकडाउन से अब हमें डरना नहीं चाहिए, वायरस से, ये जो कोरोना फैल रहा है इससे अब हमें डरना बंद कर देना चाहिए। इसका वी हैव टू फेस। मास्क लगाइए, दूरी रखिए। अब लोग बाग मास्क पहन रहे हैं, दूरी रख रहे हैं। अब बिजनेस में अपनी दुकानों पे लोग बाग बैठे हुए हैं, व्यापार में जो बैठे हुए हैं, लोग कंपनियों में भी जा रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरियों पे भी जा रहे हैं। अलग अलग कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, इस तरीके से सब जगह दिल्ली गवर्नमेंट है, ये सब लोग जाने शुरू हो गए हैं, काम कर रहे हैं और इसका एक असर होगा, टाइम लगेगा। मगर अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी कमजोरियों को देखते हुए दूर करने में अगर हेल्प करने लगेंगी तो ये जल्दी मेकअप हो सकता है और हम इसके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वर्मा जी, हमने देखा कि यहाँ पर दिल्ली सरकार ने हर 2 साल के अंदर यहाँ पर, जहाँ आप बात कर रहे हैं रोज़ी की, और इस चीज़ को दोबारा से हम उस प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, पब्लिक को भी, सरकारों को भी। तो हम ये देखा कि हर 2 साल में ट्रेड फेयर लगता है जॉब के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से, और दिल्ली सरकार ने 2 मरतबा ये ट्रेड फेयर लगा करके लोगों को सरकारी तो नहीं बल्कि प्राइवेट नौकरी दिलवाने की एक ज़रूर पहल की है। अरविंद जी की तरफ से ही पहल रही है और उसके अंदर 5,5600 इसके करीब हाथ के हाथ लोगों को उन्होंने, प्राइवेट कंपनी वालों ने ज्वाइनिंग भी दी है। लेकिन अब कोरोना के जाते जाते अब गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए जिससे कि, क्योंकि 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ऐसा केंद्र की तरफ से एक प्रोग्राम था पहले, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अभी दिल्ली स्टेट को जो है क्या सबक लेना चाहिए कि किस तरीके से वो दिल्ली को दोबारा से कंट्रोल करें? अगर मैं आप पार्टी की बात कर रहा हूँ। देखिए, आप केजरीवाल जी ने, हर पार्टी जब इलेक्शन लड़ने आती है तो वो नए नए किस्म के वायदे करती है और ऐसे वायदे भी करती है कि जो उसके कर नहीं सकती। उसको नौकरी कर दिलाने का काम, अब उन्होंने एक वायदा करा कि मैं लाखों आदमियों को नौकरियां दिला दूंगा। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा मैं करोड़ों आदमियों को नौकरियां दिला दूंगा। मगर ये कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। उसको दूसरा ये कि चारों तरफ से उसमें काम करना पड़ता है। आप एक डिपार्टमेंट से काम ले लें तो सबका असर हो जाए, नहीं, टोटल जो सिचुएशन है चारों तरफ की, हमारी स्थिति है देश की, उसके मुताबिक अलग अलग जगह हमें काम करना पड़ेगा, तब नौकरियां क्रिएट होंगी। नौकरियां ऐसे ही नहीं हो जाएंगी। किसानों की आप हेल्प कर रहे हैं, नौकरियां वहाँ ज़रूर होंगी पैदा। जब उपज ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वहाँ नौकरी भी मिलेगी, कुदरती बात है। आप कारखाने चालू करेंगे तो नौकरियाँ मिलेंगी। तो केजरीवाल को, जो हमारा दिल्ली का डिपार्टमेंट है, दिल्ली के अंदर नगर निगम के अंदर नौकरियाँ होती हैं, आती हैं, बेशुमार नौकरियाँ जो हैं, आपका सीटें हैं, मगर उसको उनकी जगह आदमियों को नहीं बुलाया, खाली पड़ी हुई है पद। वो है हर डिपार्टमेंट में ये है। ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट को देख लीजिए, कोर्ट के अंदर, कोर्टों में सब जजों की जगह खाली पड़ी हुई है, चीफ जस्टिस की जगह खाली पड़ी हुई है। जो ये और जो डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, एक नज़रिया डिपार्टमेंट है जो उनके घर पे इतला ले लेके जाते हैं लोग, बाग समन ले के भेजते हैं, वो डिपार्टमेंट है। तो ये जो इस तरीके के डिपार्टमेंट अलग अलग गवर्नमेंट के भी हैं, जो दिल्ली नगर निगम, सरकार दिल्ली,
ये केजरीवाल के अंडर है, उसमें जो जगह खाली हैं उनकी जगह आपको आदमियों को रखना चाहिए। उसके अंदर अभी हज़ारों की तादाद में वैकेंसियाँ वहाँ पर नहीं, वो जो पद खाली पड़े हुए हैं उनको कवर नहीं कर रहे, आप नौकरियाँ नहीं दे रहे। उन्हीं को नौकरियाँ दे देंगे तो लाखों आदमी दिल्ली का जो है हो जाएगा, गवर्नमेंट नौकरी में आ जाएगा, बेरोजगारी हमारी देश की दूर होगी। नई क्रिएशन करनी पड़ेगी आपको, जो भी डिपार्टमेंट है उनमें नई नई स्कीमें लाइए, उसमें और ला के उसको आगे बढ़ाएं। आप जैसे ट्रांसपोर्ट है, आप ट्रांसपोर्ट को जब आगे बढ़ाएंगे तो उसमें नौकरियां निकलेंगी। जैसे मेट्रो आई, शीला दीक्षित हमारे टाइम में लाई, मेट्रो लाई तो उसमें नौकरियां आई, बेशुमार आदमियों को नौकरी मिली, एक बेरोजगारी दूर हुई। मैं शीला जी की बातों से बहुत प्रभावित होता था। वो औरत इतनी काम करने वाली औरत थी कि रात नहीं देखती थी, दिन नहीं, 2-2 बजे तक जो डेवलपमेंट हो रहा था, जैसे एक सलीमगढ़ की रोड है लाल किले के पास शहर यमुना के साथ साथ आ रही है, रात के 2-2 बजे तक वो ऑफिसरों को लेके घूमती थी। और जब तक वो नहीं सोने जाए हम घर नहीं आते थे, हम तो उनके साथ रहते थे, उन्हीं की गाड़ी में रहते थे। भाई हर जगह जाना हमें, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जाए या सड़क पे जाए, हमें तो जाना होता था। और मुझे एक चीज़ और जो मैं ख़ास तौर से पुरानी दिल्ली के अंदर इस वक्त जो आवाज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जो यहाँ की फलाई तंजीमें भी हैं, यहाँ की जितनी भी एनजीओ हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के फ़िक्र है उनको कि यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है, और ख़ास तौर से एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 2 साल पहले भी आवाज़ उठी थी कि यहाँ के स्कूलों को गवर्नमेंट जो है उर्दू मीडियम स्कूलों को मर्ज करना चाहती है दूसरे स्कूलों के साथ में। और उसको लेकर के जो है जो उर्दू दाँ तबका है वो बहुत ज़्यादा शदीद परेशान है कि उर्दू मीडियम जो पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, अगर वो स्कूल सारे के सारे बंद हो गए तो क्या होगा। सरकार को कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि उर्दू मीडियम स्कूल जो है वो इस तारीख़ी शहर की आन बान शान रहे हैं, वो स्कूल भी अपनी जगह पर रहें, या तो स्टाफ को बढ़ाया जाए या स्कूलों को मर्ज ना किया जाए। इसके बारे में क्या करेंगे? देखिए, बड़ा आपने महत्वपूर्ण, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा है। उर्दू जो लैंग्वेज है वो बड़ी पुरानी लैंग्वेज है हिंदुस्तान की। और जब हम सब बचपन में जब हम स्कूलों में जाते थे तो ज़्यादातर उर्दू के स्कूल होते थे। हम उर्दू स्कूल में मैं भी पढ़ा, रंग महल जगह नोवेल्टी के पीछे वहाँ एक स्कूल था प्राइमरी, मैं भी पहली दूसरी में वहाँ उर्दू पढ़ता था। तो उर्दू जो जमात है वो लैंग्वेज आज तक लोगों के दिमाग से नहीं गई है। कोर्ट में आज भी इस्तेमाल हो रही है उर्दू लैंग्वेज, उर्दू के शब्द इस्तेमाल होते हैं। आपसी भाईचारे में बातचीत करने में नंबर 1 है उर्दू जमात। उर्दू जमात के अंदर जो लैंग्वेज है और बोलचाल का जरिया है वो उर्दू जैसे शब्द किसी लैंग्वेज का, जितनी और लैंग्वेज है उनमें हमने नहीं देखा। बड़ी तहजीब है, बड़ा ढंग है, और उसको सही ढंग से जो इस्तेमाल करते हैं उसका एक बड़ा असर होता है दूसरे आदमी पे। तो उर्दू को समाप्त करना बिल्कुल नहीं चाहिए। उर्दू लैंग्वेज हमारी हिंदुस्तान की वो लैंग्वेज है जो लोग ये नारा लगाते हैं हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं, या ये चाहते हैं कि सभी धर्म को हम मानते हैं, सब धर्म एक हैं, तो उसमें से एक उर्दू लैंग्वेज भी उसी तरीके से आपको रखनी पड़ेगी। इसको ख़त्म नहीं होने देना है। मैं देखता हूँ मदरसे अलग अलग हैं। शीला जी ने बहुत से अपने टाइम में मदरसों को चालू करा, जो बंद हो गए थे किसी कारण, उनको उन्होंने चालू करा, उनको हेल्पें दी। यहीं बुलबुली खाने में आई, कई जगह वो आती थी, तो उन्होंने मदरसों को चालू करा। एक बार महरौली में गई तो मैं उनके साथ था, एक मदरसे में स्पीच दे रही थी। तो उनकी हमेशा कांग्रेस के टाइम में कभी भी उर्दू लैंग्वेज को कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर जो आज गवर्नमेंट है वो ऐसा लगता है कि जैसे उर्दू को ख़त्म करना चाहती है, मदरसों को ख़त्म करना चाहती है। ये केजरीवाल बात करता है हिंदू और मुसलमानों की बात, वोट सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने दिया उसको जब वो जीता। उसकी ये ड्यूटी है कि अरे भाई, जिसकी वोट से आप जीते हो और इस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हुए हो और उनसे एक ताल्लुक़ रखने वाली एक लैंग्वेज है, उसको आप समाप्त करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। मदरसों को अलग करके, मदरसे चल रहे हैं चलाइए, उन पे ऑफिसर बैठाइए, उनको सही ढंग से चलाइए, जो उनको हेल्प करिए। अगर पैसे की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, शिक्षक नहीं मिल रहे हैं तो उनको पैदा करिए। ये नहीं कि उर्दू जमात के लिए शिक्षक भी चाहिए हमें, अगर वो कमी होगी तो फिर ये एक बड़ा भारी
एक ड्रॉबैक हो जाएगा कि कोई इनको रोक तो नहीं रहा, कोई इनको बढ़ने तो नहीं दे रहा, क्योंकि अगर आप उर्दू लैंग्वेज को बढ़ाएंगे तो शिक्षक भी पैदा हो जाएंगे, उन्हीं में से तो पैदा होंगे जो शिक्षा लेकर आएंगे उर्दू जमात की। तो इसलिए उर्दू को समाप्त करना, ख़त्म करना या मर्ज करना किसी में, इससे आप कभी भी कोई बड़ी ताकत के साथ छोटी ताकत मिलती है तो हमेशा छोटी ताकत कोई दिनों में ख़त्म हो जाती है। इसीलिए इस जमात को ख़त्म करने के ये एक प्लान है। इस उर्दू लैंग्वेज को अलग जैसे रहने उसमें आप इम्प्रूवमेंट करिए, जो आप ताकत लगानी है लगाइए, उसको इम्प्रूवमेंट करके आगे बढ़ाएं। इससे देश को भी फ़ायदा होगा, जनता को भी फ़ायदा होगा। देखिए सर, अभी हाल ही में हमने देखा कि कांग्रेस के जो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हैं, कांग्रेस ने यहाँ पर ब्लॉक बनाए हैं और बड़ी तेज़ी के साथ में कांग्रेस जितने भी कारकुनान हैं और सीनियर कांग्रेसी एकजुट हो रहे हैं, और होने के बाद में आगे वो दोबारा से फिर मुनज़्ज़म होकर के फाइट पोजीशन के लिए अपना आपको तैयार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसके लिए जो देखिए, कोशिशें आप जो कह रहे हैं, मैं अपने आप को इन सबसे ज़्यादा अच्छा कांग्रेसी समझता हूँ। उसका कारण है, मैं आज 80 के करीब हूँ, 79-80 के करीब। तो मैं सन 67 से भी पहले, मैं सन 56 में अपने इलाके का यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना था, सन 56 में। इनमें से एक भी नहीं है। तो ये जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, सही ढंग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहे, ग्रुपिज्म इनके अंदर अब भी है। टोटल शीला दीक्षित जी के साथ के लोग जिन्होंने 15 साल तक कांग्रेस को बरकरार रखा, कांग्रेस को आगे बढ़ाया, इतना डेवलपमेंट करा कि केजरीवाल ने उसमें से 1% भी नहीं करा, कुछ भी नहीं कर रहा। सड़कों की हालत यहीं चावड़ी बाजार देख लीजिए क्या हालत है। तो बात जो शीला जी काम कर गई 15 साल में, और उनकी जो टीम है वो इतनी वर्किंग कैपेसिटी रखते थे, तमाम साल अपने लगे रहते थे। हम मेरे पे रोज आते थे, मिलते थे सब, हम सब लोग। और शीला जी, और उसमें सबसे बड़ा श्रेय मैं शीला जी को देता। शीला जी ऐसे ऐसे ऑफिसरों से काम लिया करते थे, जिससे बेदी साहब थे राकेश, उनसे केजरीवाल का झगड़ा हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी थे उनके, उनसे झगड़ा। और शीला जी एक बार कोई बात कह देती थी तो वो काम कर देते थे, कोई खास कारण तो नहीं था, क्योंकि उनको ढंग आता था ऑफिसरों से काम। केजरीवाल जी को ऑफिसरों से, दास साहब हैं, ये वाटर डिपार्टमेंट में थे, शेख केशव साहब चीफ डायरेक्टर थे, इतने बढ़िया काम करने वाले थे। इसने एक और ऑनेस्ट ऑफिसर था, मैंने देखा वो चले गए, कुट्टी साहब जो चप्पल पहन के काम करता था, और बेचारा गरीब आदमी, मगर काम करने में साहब उसका जवाब नहीं था। शीला जी उससे काम ले रही थी, केजरीवाल के उसके झगड़े हो गए। ऑफिसरों को देखो, उनकी क्वालिटियों से फ़ायदा उठाओ, उनसे काम लेना सीखो, तो ये सब ऑफिसर काम करेंगे, काम करने वाले लोग हैं। आपको छांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक तो ड्रॉबैक केजरीवाल का ये है कि ऑफिसरों को काम करने में उनको सही तलाश नहीं करते हैं, या करते हैं तो उनसे काम लेना नहीं जानते। दूसरा सर, मेरा सवाल ये था कि यहाँ पर जो कांग्रेसी कारकुनान हैं वो पार्टी को लेकर के कांग्रेस को दोबारा जिंदा करेंगे। वो लामबंद जो होने की वो पहल करते दिल्ली के अंदर, मैं उसी मैं टॉपिक जरा उधर चला गया था ना उसका, केजरीवाल। मैं ये कह रहा था कि हाँ, वो जो लामबंद होते दिख रहे हैं। अभी बात हाल क्या ही में है मीटिंगें शुरू की, हम सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अब अनिल साहब हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष आए हैं, नौजवान साथी हैं, विधायक थे, मेरे साथ आते थे, बहुत अच्छी मेरी ताल्लुकात, बहुत बढ़िया ताल्लुकात हैं उनके। इवन कि मैं विधायक नहीं था, मैं तो चेयरमैन था दिल्ली सरकार में, जब तक रही शीला जी, जब तक रहा ही, उसके बाद तक रहा मैं 2 साल भी। तो अनिल को बहुत एक्टिव थे, काम करने वाले थे। मैं इनके घर पे भी जाता था, बड़ी इज्जत मान करते थे, काम करते थे। और मैं संदीप दीक्षित जी का भी चीफ इलेक्शन इंचार्ज था पार्लियामेंट के दोनों इलेक्शनों में, तब भी उनसे मुलाकात हुई, बहुत काम करने वाले। अब ये काम जो जिस तरीके से ले रहे हैं, इनका सबसे पहला फ़र्ज ये है कि जो टीम शीला दीक्षित जी के साथ काम कर रही थी, उनमें से उनको ले, उन्हें बुलाओ। बुलाते नहीं हैं, उनको एक्टिव नहीं करते, सब लोग नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। उन सबको आप एक्टिव करिए,
नहीं मना रहे हैं, सबको नहीं बुला रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वो लोग मेरे से कितियों के फ़ोन आते हैं कि भाई हमें कोई पूछ नहीं रहा इसलिए हम जा नहीं रहे। अगर आपको कोई आया है, किसी को मान सत्कार दोगे तो आएंगे। शीला जी के लोग जो हैं वो सीनियर हैं भाई, सब सीनियर लोग हैं। आप नए नए नौजवान लड़कों के साथ उनका मुकाबला कर रहे हैं। आप नए आ जाएं, नए आए, काम लीजिए, मगर सलाह, एडवाइस, रास्ता दिखाना, आगे बढ़ाने का काम, जो तरकीबें, जिन डिसीजन करने हैं उनमें उनका पार्टिसिपेशन लेना चाहिए हमको। जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को आप पार्टिसिपेट करें, काम उनसे लें और अलग अलग जो जगह उन लोगों में से छांट लीजिए। इतने आदमी काम करने वाले लोग हैं उनमें भी कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। अब वो शीला जी इतनी मजबूत थी, वो भी मजबूत थे। तो केजरीवाल को आप कांग्रेस पार्टी की मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए मेरी एक एडवाइस है कि वो जब नौजवानों को काम ले रहे हैं तो उन बुजुर्ग लोगों को, जो सीनियर कांग्रेसी हैं, उनको बिल्कुल बुलाइए, बैठ के बात करिए। कोई किसी वजह से भी कारण से नहीं आ रहा है तो उसको घर जाओ, बुलाओ। कांग्रेस पार्टी तो घर घर जाके काम करती थी। जब कांग्रेस पार्टी की आज हालत ये हो गई है कि ब्लॉकों में नहीं है, कस्बों में नहीं है, शहर में नहीं है, स्टेट में नहीं है, जहाँ पार्टी के 300-400 से ऊपर मेंबर हुआ करते थे, आज हमारे पार्लियामेंट में हालत देखिए। विधानसभा हमारे हाथ में नहीं है, कांग्रेस और दिल्ली नगर निगम हमारे हाथ में यहाँ नहीं है। तो आपको अगर इनको बढ़ाना है तो उन लोगों को बुलाइए, उनकी एडवाइस लीजिए, उनकी एक टीम बनाइए अलग अलग और उनको आप एक्टिव करिए। उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी एडवाइस की वो हर जगह दिखें। बेशुमार आदमी उन सीनियर लोगों की शक्ल से आता है, वो देखता है कि देखो ये लोग आ गए हैं, ये भी आ गए हैं, अब कांग्रेस मजबूत हो गई है। तो कांग्रेस मजबूत होगी और उनकी एडवाइस से उनको नफ़े नुकसान पता है, किस काम करने से फ़ायदा होगा, किस काम से नुकसान होगा, तो उसका उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। और नौजवानों की टीम नीचे उनके बनाएं और उनका भी पार्टिसिपेशन करिए, किसी को अलग नहीं जाने दीजिए। कोई वाकई में ऐसा आदमी हो, भाई मैं ये नहीं कहता कि जो है उसका इंटरेस्ट नहीं है, काम नहीं कर रहा है, वो बात अलग है, मगर अगर आप चाहेंगे सब एक्टिव हो जाएंगे और सब काम करेंगे। तो हरीशचंद वर्मा जी के साथ हमने ये जानने की कोशिश की कि दिल्ली सरकार के अंदर किस तरीके से काम होना चाहिए और आवाम को की जो कमेटियाँ हैं वो क्या करें, और एक उन्होंने एक रास्ता बताने की भरपूर तरीके से कोशिश की है। और उसके साथ ही हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि उनकी बातों से सबको हौसला हमेशा मिला है। जितने भी कांग्रेस के कारकुनान हैं उन्होंने हमेशा बहुत अच्छे शब्दों के अंदर एक तरीके से समाज को जोड़ने की बात कही है और एक ऐसी सेकुलर पार्टी के अंदर उनको काम करने का शर्फ हासिल रहा है और वो बाइस फ़ख्र है। लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ जो वर्मा जी से बात हुई, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कटे हुए परों से परवास करेंगे, अंजाम खुदा जाने आगाज़ करेंगे। कांग्रेस की कंडीशन हमें सबसे नीचे पायदान पर ज़रूर दिखती है, लेकिन उनके अज़ाइम और उनके सीनियर जो लीडरान हैं वो रातों दिन इस चीज़ को लेकर के कोशा हैं कि कांग्रेस को दोबारा इक़्तिदार तक किस तरीके से पहुँचाया जाए। उनकी रात और दिन का जो जुनून है वो यही है कि हम आए सत्ता के अंदर, तालीम के लिए भी हम आगे आकर के उस काम को अंजाम दें जिस तरह से सरकार में दिया जाता था। कमेटियाँ अपनी जगह पर काम करें और उर्दू ज़बान की, जहाँ तक मोहब्बत की बात अगर हम करें तो शीला दीक्षित ही थी कि जिन्होंने उर्दू ज़बान को ये शर्फ बख्शा कि जब उसको दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया। और आज भी मदारिस से, स्कूलों से असातिज़ा, टीचर्स और सड़कों पर लोग इन्हीं बातों को लेकर के याद करते हैं कि शीला दीक्षित ने इतना चाहा था उर्दू को कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबां की है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं मकसूद राही, कैमरामैन मोहम्मद फैज़ान के साथ।